सिक्किम में था। सिक्किम एक राज्य है भारत का, और सिक्किम से मैं गुवाहाटी जा रहा था, रास्ते में बस में था। और मैं पिछले 5 साल से यात्रा करता रहा हूँ पूरे भारत के। 22 राज्य में मैंने यात्राएं की है। यही वजह है कि मेरे इतने सारे दोस्त यार हैं। तो 22 राज्य में यात्रा करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का बहुत सारा लेसन जो है वो यात्रा करके सीखा है। तो मैं जा रहा था गुवाहाटी अगली यात्रा के लिए, लेकिन एक बात मेरे मन में चल रहा था, बस में था मैं, कि यार बहुत कुछ सीख लिए हैं, अब जाके अपने गांव में काम करना है। ये बात मन में बार बार चल रहा था कि अब जाके अपने गांव में काम करना है। और मेरी बस पहुंचती सिल्लीगुड़ी, और सिल्लीगुड़ी से गुवाहाटी की मेरी ट्रेन भी बुक थी। अब मन में संशय है कि ट्रेन भी बुक है, गुवाहाटी चले ही जाते हैं, वहां से फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर लग रहा था कि नहीं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, अंदर जो है कुलबुलाहट हो रही कि उसको निकाल दे पहले। तो हम जो है सिल्लीगुड़ी में ट्रेन छोड़ दिए। ट्रेन का टिकट भी कैंसिल नहीं हो सकता था, लास्ट मोमेंट था, ट्रेन छोड़ दिए। और सिल्लीगुड़ी में संयोग से हमको सीतामढ़ी का बस मिल गया। बस मिला और हम चले आए। यहाँ सीतामढ़ी आने के बाद जो है, उस समय मेरी नानी अंतिम समय को जी रही थी। बड़ा सुकून मिला कि उनके अंतिम समय पे हम सीतामढ़ी पहुंच गए। मेरे आने के 3-4 दिन बाद मेरी नानी चली गई। उस दौरान मुझे बहुत मंथन करने का मौका मिला, सोचने का कि मैं सिर्फ क्या काम करूंगा अपने गांव में। क्योंकि हमारे गांव में एक तरह का समाज में होता ही है भी कि अच्छा दिल्ली से पढ़ा है, मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ बड़ा कॉलेज है। तो पढ़ लिख के कुछ उस तरह का बड़ा करेगा कि 9 बजे जाएगा ऑफिस में, 5 बजे आएगा, फिर 9 बजे जाए। तो ये आशा जो है सबका होता है, चाहे मुझे चाहने वाले मेरे गांव के कोई भी हो, उनकी भी आशा है। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। इसी क्रम में 1 महीना बीत गया। मैं रोज जो है बेचन भाई के उस पोखर पे जाता था, वहां बैठता था, सोचता था कि क्या करना है, क्या करना है। एक दिन बेचन भाई के पोखर पर से मैंने फोन लगाया अर्पित को। अर्पित मेरा कॉलेज का दोस्त है, दिल्ली का है। मैंने कहा भाई, श्री रामपुर में मैं एक संस्था शुरू कर रहा हूं जिसमें बच्चे और प्रकृति के लिए मैं काम करूंगा। और मैं चाहता, उस समय अर्पित जो है अच्छा खासा जॉब कर रहा था। अर्पित यहाँ आया हुआ है, मेरे जैसा ही घुंघराला बाल है, जो लोग कैंपस आते हैं वो जानते होंगे। तो अर्पित को मैंने कहा कि तुम जो है अपना नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। और अर्पित उस समय 30-32 हजार कमा रहा था पर मंथ। तो मैंने कहा तुम छोड़ दो उसको। तो बोला अरे छोड़ कैसे दे यार, हम अच्छा पैसा कमाते हैं, तुम क्या दोगे? हम बोले कि हम तुमको खुशी देंगे जो तुम वहां 9 बजे जाके और 5 बजे लौट के तुमको नहीं मिल रहा है। हाँ, तो बोला कि सोचते हैं इस पे। 2 दिन बाद हमको अर्पित फोन किया कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो हम बोले कि तुम्हारा अब तक कितना पैसा बचा हुआ है अकाउंट में? बोला उससे क्या, हम बोले तुम्हारा पैसा भी अभी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम है, इस संस्था को बनाने में वो भी यूज करेंगे। तो अर्पित बड़ा वो हुआ कि चलो क्लियरली सब कुछ बोल दिया, और वो तैयार हो गया हमारे साथ काम करने के लिए। इस तरह जो है इस संस्था की नींव पड़ी। मैंने दिल्ली में देखा है कि एक भवन जो है वो भी बिहार का आदमी बनाता है। कोई घर बन रहा है तो उसको बिहार का आदमी बनाता है, कोई सड़क बन रहा है उसको बिहार का आदमी बनाता है। लेकिन उसी सड़क पर अगर कोई चलते हुए दूसरे राज्य का आदमी है तो बिहार के लोगों के बारे में अंट संट बोलता है। उसी मकान जब बन जाता है, और मंच पे मुखिया जी का पहले स्वागत करते हैं। सर को पहले थोड़ा सा विलंब हुआ, सम्मान समारोह शुरू में चलना था, लेकिन सर व्यस्त है। सर का मंच पे स्वागत है जी। तो इस तरह जो है जब संस्था शुरू हुई,
तो अब सड़क भी बिहार के लोग बनाते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बिहार के लोग बनाते हैं, लेकिन बाद में उसी बिल्डिंग्स में दूसरे राज्य के लोग बैठ जाए तो जरूरी नहीं है कि सभी, कुछ लोग बिहार के लोगों के बारे में कहते हैं ये वो। तो वहीं से मेरा प्रेरणा था कि ये जो बिहारी कहने का एक दंश है ना, कि आप किसी को कहते हैं कि मराठी है, उसको बुरा नहीं लगता है। आप किसी को कहते हैं बंगाली है, वो बहुत गर्व से कहता है आमी बंगाली छी। लेकिन आप बिहार के लोगों को नहीं कहे देखिएगा कि वो गर्व से कहे कि हम बिहारी छी। तो ये कहीं ना कहीं लैक रह गया। हम लोग दिल्ली में थे तो ये देखते थे कि मुझे खुद, मैं कॉलेज में था तो ऐसा है, तो मुझे लगा कि बिहार में मैं जाके ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसका रिजल्ट दूर से दूर तक आए। तो वो है बच्चे। आज हम किसी को कहते हैं फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है। अगर उसके बचपन में किसी ने अच्छा से काम किया होता तो वो अच्छा बुरा से बहुत अच्छा इंसान होता। तो बीज जो हम खरीद के लाते हैं वो कितना ऊपर जाएगा, कितना फलेगा फूलेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी है। बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसका बचपन कैसा था। मैंने सोचा कि मैं बच्चों के साथ काम करूंगा। अब बच्चों से क्या ली जा सकती है? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। मैंने कहा मैं कोई स्कूल नहीं खोलूंगा, मैं कोई ट्यूशन नहीं खोलूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। मुझे जो आता है मैं वही मुफ्त में सिखाऊंगा। अर्पित को मैंने कहा था, अर्पित को जो आता है वही सिखाएगा। धीरे धीरे कई लोग जुड़े और जिनको जो आता है वही बच्चों को सिखाए। किताब पढ़ लिए, 10वीं कर लिए, 12वीं कर लिए, लेकिन जानते क्या है? तो तार जोड़ना नहीं जानते हैं। घर में मोटर खराब है तो उसको सही नहीं कर सकते। मैं इस उद्देश्य के साथ श्री रामपुर संवाद शुरू किया कि एक बच्चा जो है सब कुछ जाने, और इसका रिजल्ट आपको इस कैंपस के अंदर दिखेगा कि 100% इलेक्ट्रिसिटी, वो जो सामने पानी का देख रहे हैं, 100% यहाँ पे जो मैनेजमेंट चलता है वो बच्चों के द्वारा चलता है। और आप सबको बच्चों के नाम पे ताली बजाना चाहिए। तो सारे बच्चे जो है, आप किसी अन्य आप बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को देख लीजिए, किताब की मोटी मोटी जानकारी उनके पास पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रात में सियार की आवाज हमें क्यों सुनाई देती है, दिन में सियार की आवाज हमें क्यों सुनाई नहीं देती है। सिंपल सा विज्ञान है ये। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, मतलब ऐसा शिक्षा जिसमें बच्चा करे और कहे कि अरे ये तो सही में हो रहा है, वैसी शिक्षा में देने की कोशिश में शुरू हुआ, जिसमें इस तरह के मुहिम में हमारे मित्र हैं भोपाल से संजय सैलानी जी, अर्पित के बारे में मैंने बताया, सर्वेश है यहाँ पे सीतामढ़ी के है, पटना से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से जितने लोग बाहर से श्री रामपुर तक पहुंचते हैं सबकी जिम्मेदारी सर्वेश संभालते हैं। सर्वेश जो है विश्वनाथ डुमरा के हैं और सारी जिम्मेदारी कैसे व्यक्ति यहाँ पहुंचे सुरक्षित, सारी जिम्मेदारी सर्वेश संभालते हैं। इनके अलावा यहाँ पे हरिशंकर है, वो देखता है मेरे अनुपस्थिति में, क्योंकि बहुत समय पे मैं नहीं होता हूँ। और कई लोग हैं जो बहुत तरीके से इस जो हमारा एक छोटा सा सेटअप है जिसके अंदर बच्चे एकदम खुश रहते हैं, उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम फलाना चीज बनो। वो जो चीज बनना चाहता है वो चीज बने, क्योंकि हम सब एक ऐसी रेस में है जिस रेस को हम समझ नहीं रहे हैं। मेरे ही उम्र के मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, यूपीएससी करना है, यूपीएससी में सीट इतनी कम है, उसको एग्जाम देने वाले इतने ज्यादा लोग हैं कि कैसे होगा। और इसके अलावा 50 ऑप्शन है कैरियर का, लेकिन आप उसके बारे में चूंकि नहीं जानते हैं तो आप नहीं करते हैं। फोटोग्राफी किया जा सकता है, पेंटिंग किया जा सकता है, कविता लिखी जा सकती है। इतने महान कवि गीत चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, पूरे देश भर में लोग इनको जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है जिसके बारे में हम सबको पता नहीं है। तो मैं यहाँ से रामपुर संवाद के अंदर वही कोशिश जारी है कि वो सारी चीजें हम बच्चों को सिखला पाए। दूसरा मेरा एक श्री रामपुर संवाद में मकसद है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इस साल जो है हम लोग कोशिश में है कि इस साल उस पे काम हमारा बढ़ जाए। वो ये है कि हमारे यहाँ आम बहुत होता है, हमारे यहाँ बांस बहुत होता है, खेती के लिए हमारे पास खेत है, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे आसपास में उपलब्ध है।
लेकिन यही खेती, यही संसाधन का उपयोग करके पंजाब और हरियाणा का किसान दिखता है, जबकि हमारे यहाँ का किसान जो है बाहर जाता है अंततः। तो मेरा जो मैं और मेरी टीम का जो एक प्लानिंग है वो ये है कि पहले हम श्री रामपुर गांव से हम माइग्रेशन रोके। माइग्रेशन मतलब पलायन। पलायन मतलब कि अगर किसी भी आदमी को गांव से बाहर कमाने जाना पड़ रहा है तो वो न जाना पड़े। सीधी सीधी बातें हैं, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति गांधीनगर में रह रहा है, दिल्ली की हवा साफ नहीं है, दिल्ली का पानी साफ नहीं है, वो 10,000, 12,000 रुपया, 15,000, 25,000 रुपया कमाएगा, लेकिन इसकी 100% गारंटी है कि जब वो वापस आएगा तो उसको कोई ना कोई रोग होएगा, क्योंकि साफ हवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में है ही नहीं। मुंबई में अब लोग जो है साफ हवा के लिए पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमने लगे हैं। ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि मेरी बात को आप खुली हवा में सुन पा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि यहाँ का वायु इतना प्रदूषित हो जाए कि आप सब लोगों के सिर पर पीछे जो है पीठ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है और आप सब लोग सांस ले रहे हैं। कितना बुरा फील होगा। अभी कोरोना में मास्क लगाना पड़ा तो लगा रहे कितना जल्दी खोल दे उसको, लेकिन पीठ पर लेकर चलना पड़ेगा, वो दिन कैसा होगा। तो दो चीजें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो घूम फिर कर उनको खर्च करना पड़ेगा, और वो खर्च अभी नहीं करना पड़ेगा। सुनील अभी जा रहा है तो उसको खर्च अभी नहीं करना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा 50-60 के उम्र में, जब हमारा शरीर कमजोर होता है। अभी तो आप बड़े तगड़े हैं, अभी आपका जो इंजन है सही से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है तो आप रिजर्व में लगा के खींच लेते हैं, लेकिन 50 के बाद रिजर्व कुछ नहीं होता है। 50 के बाद आपको डायबिटीज की, 50 के बाद तो 50 तरह की समस्या आएगी। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप साफ हवा पानी में रहे, साफ हवा पानी को ले। और उसके लिए मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, और मैं गलत कहूं तो मुझे माफ कीजिएगा, कि हम सब लोग पानी बर्बाद न करें, नल खुला न छोड़े। अंततः हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको जो है जार में पानी खरीदना पड़ेगा। भले ही ये गांव है, गांव भी तेजी से बदल रहा है, तो इसलिए कहीं भी नल खुला देखते हैं, मैं अपने बच्चों को यहाँ पे सिखलाता हूँ, और इन बच्चों ने किया भी है। मठ पर यहाँ का बच्चा धीरेन्द्र, कई बच्चा सुनील कई बार जाके नल बंद किया है, कई बार। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जहां भी आपको नल खुला देखे बंद कीजिए। नहीं तो आप लोग तो निकल जाइएगा, लेकिन हम जब आपके उम्र में आएंगे तो हम लोग घैला लेके जाएंगे पानी लेने के लिए यहाँ से वहां। तो पहला बात कि हम रोजगार सृजन जो करना चाहते हैं उसका लक्ष्य ये है कि गांव में लोग रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और वो उतनी, अब 15,000 रुपया जो दिल्ली में कमा रहा है, 5,000 रुपया रेंट तो दे रहा है, तो बच कितना रहा है? 10,000। 1,000 रुपया स्वास्थ्य पे भी तो खर्च कर रहा है, क्योंकि गांधीनगर में बहुत गंदगी है, तो मच्छर, डेंगू है, 50 तरह की समस्याएं हैं, तो 1,000 रुपया उधर भी खर्च कर रहा है, 1,000 आने जाने में भी खर्च कर रहा है, तो 8,000 में बच रहा है। तो भाई सीधा साधा 8,000 10,000 गांव में कमाओ। तो गांव में कमाने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे ही गांव के जो तेज तरार युवा है, हमारे ही गांव के जो बच्चे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो बांस से तमाम तरह की चीजें बनाए। उसको खरीदेगा कौन? कुछ डलिया बनेगा, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, नीतीश लेकर आओ डलिया। इन्हीं बच्चों ने गांव का जो प्लास्टिक, कुछ लोग जो गुटखा, तंबाकू, बिस्किट, चिप्स खाकर जो प्लास्टिक फेंक देते हैं, उन प्लास्टिकों को इस कैंपस के बच्चों ने कलेक्ट करके कितना अच्छा डलिया बनाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो आप बेहतर चीजें बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे लोग आने लगे हैं, और ये सब लोग जो है बाहर से आने वाले वो लोग हैं, ये सब लोग उन चीजों को खरीद सकते हैं जो यहाँ के बच्चे बनाएंगे या यहाँ के लोग बनाएंगे। ये देखिए, ये डलिया जो है प्लास्टिक से बना है, यहाँ के बच्चों ने बनाया है। ये देखिए, इसको स्तुति ने बनाया है, महेश जी के बेटी ने। कई चीजें हैं, सब कितना खूबसूरत बना। बच्चे जो होते हैं उनको हम केवल बातों में कहते हैं कि भगवान के रूप है। आप उनको भगवान की जगह पे बैठने का मौका दीजिए, वो आपको सही में दिखला सकते हैं कि वो भगवान होते हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ज्यादातर समय में हम बच्चों को ये कहते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो, वो नहीं करो,
अरे कुछ उनसे भी सुन लीजिए कि क्या करना चाहिए। हम कुछ नहीं करते इस कैंपस में हम केवल बच्चों से सुनते हैं। वो कहीं फंसते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी तुमको समस्या आती है तो YouTube खोलो और YouTube पे देख लो। सारा ज्ञान जो है अब इंटरनेट पे है, केवल इंटरनेट सिखा दीजिए आप उनको, सारा ज्ञान जो है वो यही समेट के ले आएगा। तो रोजगार सृजन की जो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि हमारे यहाँ आम बहुत तरह की होती है, माजा बनता है, चिप्स बनता है, कटहल का चिप्स बनता है। अभी यो आई है मलेशिया से और वो यहाँ पे रह रही है। मलेशिया में कटहल जो है पूरे 12 महीना होता है और उनके यहाँ कटहल से कई चीजें बनती है। आप साउथ में जाइए, कटहल से चिप्स बनता है बहुत सारे। हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता, हमारे यहाँ कटहल चूके गिर जाता है। इसलिए गिर जाता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग, हम जैसे लोग जो है दुर्भाग्य से नहीं सोच पाए हैं। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गांव के युवाओं के साथ, ये जो बाहर के लोग हैं उनके साथ हम लोग सोचे। अब सब लोग यहाँ पे आने लगे हैं। DFO आए, आज अरविंद मिश्रा जी आए हैं। अरविंद मिश्रा जी बिहार के सबसे बड़े पर्यावरणविद हैं, ये आए। मथारू सर आए हैं, राजीव जी आए हैं, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और यही सब लोग इतने सुंदर इंसान है, ये लोग भगवान के रूप है कि यहाँ श्री रामपुर तक आए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि श्री रामपुर में उतना खास क्या है, न हिमालय है, न उतनी सुंदर नदी है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे गांव पे बैटरी लाओ इसका। नीचे तो हमारे गांव पे विश्वास करके आ रहे हैं तो जरूर अच्छा होगा। हम लोग इस साल इस तरह की चीजें बनाएंगे, शुरू करेंगे कि हम आम से तमाम चीजें निकाल सके, आम से हम ऐसी ऐसी चीजें बना सके जो आगे यहाँ के लोगों को रोजगार देने में मदद करे। और ऐसा लोगों ने किया है, हमारे उम्र के 25 साल 26 साल 27 साल के लोगों ने, जो बाहर के हैं, उन्होंने किया है। इसमें कोई राय नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। ये सब हमारा आगे का प्लानिंग है। और मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करता हूँ, ये मैं बहुत, जैसे वीर जी ने कहा कि कोई दान में पैसा दे सकता है, कोई दान में प्रेम दे सकता है, जिसके पास अनाज है वो अनाज दे सकता है, जिसके पास मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट दे सकता है। मैं इस गांव से कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस आप लोगों का सहयोग प्रेम के रूप में चाहता हूँ। मैं दुनिया भर से सहयोग यहाँ ले आऊंगा, मुझे बस आप लोगों का सहयोग ऐसे चाहिए कि ये सुनने को न मिले कि क्या कर रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और वो देश का बहुत जाना माना यूनिवर्सिटी है। मैं चाहता तो दिल्ली या मुंबई में बहुत आसानी से सेटल हो सकता था। 9 बजे मैं भी नौकरी पे जाता, 5 बजे आता, मैं भी गाड़ी खरीद लेता, बिल्डिंग्स हो जाता, ये चीज था। लेकिन कोई तो बंदा ऐसा चाहिए, कोई तो व्यक्ति ऐसा चाहिए जो इसी समाज से गया हो दिल्ली और वापस ट्रेन पकड़ के इसी समाज में आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि इसी समाज से गया हो और दिल्ली में घर बना के वहीं पे बस जाए, केवल गर्मी का छुट्टी बिताने के लिए यहाँ पे आए। तो मेरा यही मकसद है, इसी मकसद के साथ मैंने शुरू किया है। और मैं आप सब लोगों का सहयोग प्रेम के रूप में चाहता हूँ। मैं जब भी कर्मी बाबा से मिलता हूँ, ये मुझे यही कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी बार मुझे कीर्तन के लिए बुलाइएगा, चाहे किसी भी चीज के लिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये इनका बड़प्पन है, इनका प्रेम है। इसी तरह सर का सहयोग है, मुखिया सर का, जब भी आते। आज हम लोग नदी पे प्रोग्राम कर रहे थे, सर वहां भी जाके देखा है। गांव के लोगों का इतना सुंदर सहयोग है। जब दिनकर चाचा के खेत में ईख लगा था, कोई बाहर से आते, उस समय जबलपुर से एक डॉक्टर आई थी, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली लड़की, उन्होंने मुझे कहा कि इनको ईख खिला दीजिएगा। उनके खेत में ईख लगा था, उन्होंने कहा ईख खिला दीजिएगा। हम रामायण देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राम के समय का जो समाज था वो बहुत सुंदर समाज था। हम भी बना सकते हैं उस समाज को। फिर से इस समाज में कोई राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी ना। आप में से किसी को दशरथ बनना होगा, आप में से किसी को लक्ष्मण बनना होगा, यहीं से होगा। इन बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कुछ 2 मिनट बात करने के लिए इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गीत चतुर्वेदी जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। और वो जो है भोपाल से आए हैं
उन्होंने हमें जो इतना वक्त दिया है, मैं सर को जानता हूँ, वो बहुत कम वक्त के लिए कहीं जाते हैं। यहाँ हमारे गांव में आके वो हमारे साथ खेले कूदे, बच्चों को उन्होंने समझाया, किताबें दी हमारे लाइब्रेरी में। ये उनका, हम सब उनके बहुत आभारी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पे। उसके बाद हम लोग अंत की ओर बढ़ेंगे सर के मुख्य सर के सम्मान समारोह के साथ, और सर के लिए हम सब दिल से ताली बजाएंगे। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बिहार की भूमि की ये मेरी पहली यात्रा है, और ये यात्रा 23 मार्च को पटना में शुरू हुई। लोगों ने मुझसे पूछा, बिहार क्यों जा रहे हो? बिहार में तो ये होता है, बिहार में तो वो होता है। डराने की खूब कोशिशें की, लेकिन मैंने कहा मुझे बिहार से प्यार है। क्यों है ये प्यार? क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, बिहार को हिंदी साहित्य की किताबों में पढ़ता आया हूं। 13 या 14 साल का था, मैंने दिनकर की रश्मि रथी पढ़ ली। 16 साल का हुआ, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ लिया, और बड़ा हुआ राजकमल चौधरी, गोनू झा, नागार्जुन, कितने सारे लेखकों को पढ़ता रहा। और इन सारी किताबों में बिहार था, और इन किताबों के माध्यम से बिहार यहां आ गया, मेरे दिल में आके रहने लगा। बिहार में पहली बार आया हूं, लेकिन उन सारी किताबों के माध्यम से बिहार तो मैं बार बार आता रहा हूं। बिहार मेरे दिल में रहने लगा था, मैं बिहार के अंदर रहने लगा था। ये लोक चेतना यात्रा जो इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लोक चेतना यात्रा, क्या है ये? हमसे पहले जिन सज्जनों ने यहाँ पे वक्तव्य दिया, इतना सुंदर बोला, प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, मनुष्य के आपस के अंतर संबंधों को लेकर के अरविंद जी ने, राजीव जी ने, कुलदीप मथारू जी ने, आलोक ने, आर्यन ने, सबने कहा। दरअसल हम